तो शिवानी, आज का तुम्हारा टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोफोरेसिस को कंटिन्यू करना है, ठीक है, कंप्लीट करो। यस, हमने पिछली क्लास में, प्रीवियस क्लास में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया था, फैक्टर ऑफ एक्टिंग पढ़ ली थी और जनरल क्लासिफिकेशन पढ़ ली थी इलेक्ट्रोफोरेसिस की। आज हमें क्या करना है, जो हमने क्लासिफिकेशन एक है जिसका नाम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। मैंने बताया था कि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इलेक्ट्रोफोरेसिस नॉर्मल वही होगा नेगेटिव और जो अपने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ, लेकिन यहाँ पे क्या चीज होगी, यहाँ पे हम जो मीडियम यूज करेंगे जिसके थ्रू माइग्रेशन करवाएंगे वो हमारा जेल होगा। और मैंने आपको बताया था कि हम स्पेशली दो तरह के ही जेल यहाँ पे यूज करते हैं, एक एग्रोस जेल होता है और दूसरा पॉलीएक्राइलमाइड जेल होता है। तो पहले देख लेते हैं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो एक ऐसा मेथड है सेपरेशन और एनालिसिस का जिसके थ्रू हम मैक्रोमोलिक्यूल्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स। और किसके बेसिस पे, जो जैसे हम पहले पढ़ के आए हैं कि साइज और चार्ज के बेसिस पे हम इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमारी बायोलॉजिकल फील्ड में बहुत ज्यादा यूज होता है, माइक्रोबायोलॉजिकल फील्ड में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। और हमें पता है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होगा कि जो शॉर्टर मॉलिक्यूल्स होंगे जिनका साइज छोटा होगा वो फटाफट माइग्रेट करेंगे एज कंपेयर टू उन फ्रेगमेंट्स के या उन मॉलिक्यूल्स के जिनका साइज बड़ा होगा। तो स्मॉलर द मॉलिक्यूल मोर फास्टर दे विल मूव एंड लार्जर द साइज स्लोअर दे मूव फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द जेल। ये हो जाता है। और दूसरा चार्ज होता है, तो जिसके ऊपर ज्यादा चार्ज होगा वो उतनी जल्दी फास्टली मूव करेगा और जिसके ऊपर कम चार्ज होगा वो उतनी ही स्लोली मूव करेगा। बस ये इसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट रहता है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि स्पेसिफिक इसका कहाँ पे यूज किया जाता है। इसको हम पीसीआर टेक्निक में पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन में यूज करते हैं, डीएनए की सीक्वेंसिंग में इसका यूज किया जाता है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसको यूज किया जा सकता है। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आरएफएलपी, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, इसके अंदर इसको यूज किया जाता है और सदर्न ब्लॉटिंग में भी इसका यूज करते हैं। तो ये सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हो जाता है। अब भी हम पढ़ेंगे कि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसका प्रोसीजर क्या है, कैसे हम पूरी चीज को सेटअप लगाएंगे, कैसे वो रन आउट होगा, कैसे हमें रिजल्ट मिलेगा। तो जो इसका ओवरव्यू होता है उसके अंदर हम 8 स्टेप्स में इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। 8 स्टेप से मिलके बना है पूरा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो सबसे पहले वाले स्टेप में हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में हम सैंपल को प्रिपेयर करते हैं। सैंपल को प्रिपेयर कैसे किया जाएगा, आपका सैंपल क्या, आपका डीएनए मिक्सचर है। तो आपने जिससे भी डीएनए को आइसोलेट करना है उसमें से आपने किसी भी ऑर्गेनिज्म से आपने डीएनए को आइसोलेट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने रैट में से डीएनए को आइसोलेट कर लिया। तो अभी मैं क्या करूंगी, उस डीएनए को एज इट में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज नहीं कर सकती, उसका मैंने सोल्यूशन बनाना पड़ेगा, उसका सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। तो आपने डीएनए को आइसोलेट किया, उसके बाद उसका सोल्यूशन बनाया। कैसे सोल्यूशन बनाया, उसके अंदर ब्लू डाई को यूज किया। ब्लू डाई हम इसलिए यूज करते हैं ताकि जब डीएनए की मूवमेंट हो तो उसको हम इजिली ऑब्जर्व कर सकें, उसको इजिली हम देख सकें, वो नेकेड आइज से हम देख सके। इस चीज के लिए हम यहाँ पे ब्लू डाई का यूज करते हैं और उसके साथ उसका सोल्यूशन बना लेते हैं। तो हमारा सैंपल हो गया रेडी। सेकेंड स्टेप हमारा आता है, अभी हमें मीडियम तैयार करना है जिसके ऊपर उसको चलाना है, जो जेल हम बनाएंगे वो कैसे बनाना है। तो इसमें जो हम यूज कर रहे हैं पी पॉलीएक्राइलमाइड और एग्रोस, ये दो मेन जेल होते हैं। इसमें से हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं एग्रोस जेल। तो हम यहाँ पे एग्रोस जेल का सोल्यूशन बनाएंगे। हमने फैक्टर्स में पढ़ा था कि बफर्स बफर्स भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं लैक्टोफोरेटिक मोबिलिटी को। अभी हमें पता चलेगा कि बफर्स की हम बात क्यों कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो एग्रोस का हम मीडियम बनाएंगे, जो उसका सोल्यूशन बनाएंगे वो किसके साथ बनाएंगे, बफर सोल्यूशन के साथ बनाएंगे। यहाँ पे जो बफर सोल्यूशन हम यूज करेंगे वो TAE होता है, जिसका नाम होता है ट्रिस एसीटेट EDTA। ठीक है, तो TAE के साथ हम मिलकर एग्रोस का सोल्यूशन तैयार करेंगे। हम यहाँ पे टीए को ही क्यों यूज कर रहे हैं, टीए को इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारी हेल्प करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस के अंदर। अब इसको कैसे प्रिपेयर करना है, हमने क्या करना है, वन 1 ग्राम एग्रोस लेना। अगर हमें कोई बोलता है कि आपको 1% एग्रोस का सोल्यूशन बना, तो आप कैसे बनाओगे, 1 ग्राम एग्रोस लोगे और उसको 100 ml ऑफ टीए सोल्यूशन के अंदर, टीए बफर सोल्यूशन के अंदर मिक्स कर दोगे। तो आपका क्या बन जाएगा, 1% एग्रोस जेल बन जाएगा, 1 ग्राम इन 100 ml ऑफ टीए। ठीक है, अगर उसके बाद एक और फैक्टर की यहाँ पे अभी
के बारे में बात की जाएगी। अगर आपने 1% की जगह 2% या 1.2% एग्रोस का जेल बना दिया, हायर कंसेंट्रेशन रख दी, तो जेल ऑलरेडी विस्कस होता है, और आपने कंसेंट्रेशन ज्यादा रख दी तो वो काफी ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से फ्रेगमेंट्स की, डीएनए फ्रेगमेंट्स की मूवमेंट नहीं हो पाएगी। तो आप उसको थोड़ा सा कम विस्कस करने के लिए, थोड़ा उसको लिक्विफाई करने के लिए आप उसको टेम्परेचर दोगे। तो क्या करते हैं, जब भी आपके पास हायर परसेंटेज ऑफ एग्रोस जेल बन जाता है, तो आप उसको क्या करोगे, थोड़ा सा और टीए सोल्यूशन ऐड कर कर उसको गर्म करोगे, उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे, ताकि जो जेल है वो अपने ऑप्टिमम विस्कोसिटी में आ जाए, जो हम यूज करना चाहते हैं। तो ये सेकंड स्टेप में आपने क्या बना लिया, अपना जेल भी बना लिया, मीडियम भी तैयार कर लिया। अभी हमें क्या करना है, जेल की कास्टिंग करनी है। जेल की कास्टिंग मतलब कि जेल को, जो जेल है उसको किसी न किसी चीज के ऊपर रखना पड़ेगा, नीचे कोई कोई स्क्रीन होगी, कोई ट्रे होगी जिसके ऊपर उसको लगाएंगे। तो अभी हम जेल की कास्टिंग करने जा रहे हैं थर्ड स्टेप में। तो हम क्या करेंगे, अपने एग्रोस टीए सोल्यूशन को पोर करेंगे किसके ऊपर, कास्टिंग ट्रे के ऊपर। एक हमारे पास ट्रे होती है, उसके ऊपर उसको अच्छे से पोर कर देते हैं, और उसको इस तरह से पोर करेंगे हर लेवल से वो एक जैसा हो, यूनिफॉर्म लेवल ही हो वहां पे पोर हुआ हो। तो यहाँ उसके बाद हम इसको अलो करते हैं कि आप ठंडा हो जाए, क्योंकि गरम गरम हम यूज नहीं करेंगे, इसको ठंडा करने देंगे और इसको सॉलिडिफाई, क्योंकि जेल अपने जब गरम स्टेट में होता है, जब वो हॉट स्टेज में होता है, तब वो लिक्विफाई की तरह काम करता है, लेकिन जैसे ही वो सॉलिडिफाई होता है आफ्टर कूलिंग, तब जाके वो अपनी मेन जो जेल वाली प्रॉपर्टी है उसको अटेन करता है। तो हम क्या करेंगे, उसको कूल आउट होने देंगे और सॉलिडिफाई होने देंगे। अभी वो सॉलिडिफाई हो गया है, उसके बाद क्या करेंगे, जेल जेल के पीसेस लेने हैं। जेल स्लैब को हमने क्या करना है, अभी उसको हमने ठंडा कर लिया। अभी उस जो मेन उसको यूज करना है, उसको यूज करने के लिए भी अलग अलग तरीके होते हैं। हमें क्या बनानी है, जेल के वॉल वेल्स बनाने हैं, वेल्स मतलब छोटे छोटे सर्कल्स, वेल मतलब थोड़ा कुआं टाइप होता है ना, जैसे हम जिसे पानी निकालते हैं, वैसे वेल जैसे बनाने हैं यहाँ पे, ताकि हर एक वेल में हम क्या करें, अपने एक डीएनए फ्रेगमेंट्स को रख सके और फिर उनकी मूवमेंट करवाएं। ठीक है, तो ये हमने जेल कास्टिंग भी यहाँ पे कर दी। अभी फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए चैम्बर तैयार करना है, चैम्बर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, जो भी चैम्बर आप यूज करते हो उसके अंदर क्या फिल किया जाता है, वही बफर फिल किया जाता है जिसके साथ आपने एग्रोस का सोल्यूशन बनाया, एग्रोस का जेल बनाया। तो आपने चैम्बर लेना है, उसके अंदर टीएई बफर डाल देना है। ठीक है, और फिर उसके ऊपर आपने सॉलिड जेल, जो आपने सॉलिड जेल की ट्रे बनाई है, जो हमने वेल्स बनाए हैं, उनको वहां पे प्लेस करना है। ठीक है, और इस तरह से आपने जेल को प्लेस करना इन सच पोजीशन दैट इज नियर द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। उसको इस तरह से अरेंज करो कि उसका नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या हो, उसके टीए बफर के बिल्कुल पास है। मतलब कि फॉर एग्जांपल आपका ये मीडियम है, ऐसा रखा है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो आपने नेगेटिव इलेक्ट्रोड को ऐसे डुबा के रखना है, ताकि नीचे टीए बफर है तो वो उसके बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट में आए। ठीक है, जिस साइड, अगर आपने लेफ्ट साइड में अपना नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगाया तो लेफ्ट वाली साइड को नीचे डुबो दो, या आपने राइट साइड में लगाया तो राइट वाली को नीचे डुबो दो। बस यही ध्यान रखना है कि आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड आपके टीए बफर के कांटेक्ट में आना चाहिए। तो उसके बाद आता है फिफ्थ स्टेप, जिसमें हम जेल की लोडिंग करेंगे। अभी क्या कर देना है, जो हमने जेल वहां पे लगाया, जो उसमें कुएं बनाए, छोटे छोटे सर्कल्स बनाए, उसके अंदर आपने डीएनए के सैंपल को रखना है। डीएनए सैंपल हमारा मिक्सचर ऑफ डीएनए होगा। ठीक है, एक ही नहीं होगा, क्योंकि अगर एक ही होगा तो हम उसको क्यों क्यों उसको सेपरेट आउट करना चाह रहे हैं। हमने मिक्सचर ऑफ डीएनए सैंपल लिया और हर एक डीएनए फ्रेगमेंट्स को उसके ऊपर लगा देना, हर एक सर्कल के ऊपर। मैं सर्कल क्या बता रही हूँ, जैसे थोड़ा सा डिप होता है ना, डेप्थ होती है, वहां पे लगा देना उसको। अभी हम स्टार्ट करेंगे सिक्स स्टेप में अपना इलेक्ट्रोफोरेसिस। अभी स्टार्ट होता है। अभी आप क्या करोगे, उस चैम्बर को इलेक्ट्रिक वोल्टेज से अटैच करोगे, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करोगे। ठीक है, और आपने अपने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट्स को अपनी पावर सप्लाई के साथ अटैच कर देना। ठीक है, अटैच करने के बाद स्विच ऑन कर दो, पावर ऑन कर दो, और अभी आप देखोगे कि आपके डीएनए के फ्रेगमेंट्स, मैंने आपको बताया था डीएनए के फ्रेगमेंट्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स क्या करेंगे, आपके पॉजिटिव पॉइंट की तरफ। पॉजिटिव किसको बोलते हैं, एनोड को बोलते हैं, कैथोड को बोलते हैं।
हम किसको बोलते हैं, कैथोड को बोलते हैं। ये उल्टा होता है, केटाइन खुद पॉजिटिव होता है लेकिन उसका जो कैथोड होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो आपके नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आपके कैथोड की तरफ मूव करेंगे और नेगेटिव वाले से दूर जाएंगे। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। यहाँ पे आपने डीएनए फ्रेगमेंट्स को लगाया तो वो यहाँ से नहीं, यहाँ से हटने की कोशिश करेगा और आपके पॉजिटिव की तरफ माइग्रेट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो हमेशा अपने पॉजिटिव चार्ज के पास जाता है। ठीक है। 7 स्टेप में आप देखोगे कि डीएनए की माइग्रेशन हो रही है। जब आपको लगे कि पूरे के पूरे डीएनए की माइग्रेशन हो गई है, आपने डीएनए को कैसे से कोड किया था, ब्लू डाई से कोड किया था, और आपको लग रहा है कि आपके नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड से आपके जो डीएनए वो रन होके पॉजिटिव की तरफ पहुंच रहे हैं, आपको ब्लू कलर के स्टेन्स वहां पे मिल रहे हैं, तो आप क्या कर दोगे, पावर सप्लाई का स्विच ऑफ कर दोगे। ठीक है। और उस जेल को वहां से बाहर निकाल दोगे, उस चैम्बर में से बाहर निकाल दोगे, उस ट्रे को बाहर निकाल दोगे। अभी आपने क्या करना, उस ट्रे को कुछ देर के बाद, फ्यू सेकंड्स के बाद, आपने उसके ऊपर इथिडियम ब्रोमाइड सोल्यूशन अप्लाई करना, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, आप उस पूरी ट्रे को इथिडियम ब्रोमाइड सोल्यूशन के अंदर डिप करोगे। हम जब भी अपने इस जेल स्टेन को इथिडियम ब्रोमाइड के अंदर, इथिडियम ब्रोमाइड सोल्यूशन के पास एक्सपोज करते हैं, एक्सपोज करने के बाद आपने उसको यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर रखना है, यूवी स्पेक्ट्रो जो मीटर है उसके अंदर रखना है, और आपको अभी क्या दिखने लग जाएंगी, डीएनए के बैंड्स दिखने लग जाएंगे। ठीक है। आपके जो डीएनए के बैंड्स है वो आपको विजिबल क्यों हो रहे हैं, दो चीजों की वजह से विजिबल हो रहे हैं, क्योंकि जो आपने ब्लू डाई लगाई थी ना, वो ब्लू डाई आप खुद देख रहे थे, वो नेकेड आई से दिख सकती है, लेकिन वो आपको सिर्फ दिखेगा कि भाई हाँ इधर डीएनए, इधर डीएनए, इधर डीएनए, इधर डीएनए, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कि वो डीएनए स्मॉल साइज वाला है या बड़े साइज वाला है, बड़े चार्ज वाला है या कम चार्ज वाला है। तो उसके लिए आपने इथिडियम ब्रोमाइड डाला। इथिडियम ब्रोमाइड क्या करता है, जैसे ही वो यूवी लाइट की वजह में आता है तो वो वहां पे अपना कलर मतलब आप अच्छे से हर एक चीज विजुअलाइज होने लग जाएगी। तो आपने इथिडियम ब्रोमाइड इसलिए डाला क्योंकि आपने अभी उन पार्टिकल्स को, डीएनए के पार्टिकल्स को, उनके मॉलिक्यूल्स को यूवी के अंदर ऑब्जर्व करना। तो इथिडियम ब्रोमाइड लगा दिया अच्छे से और उसको हमने डाल दिया यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है यूवी स्पेक्ट्रोमीटर, उसके अंदर लगा देते हैं। अभी आप वहां से अपने डीएनए की लेंथ को डिटरमाइन कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा छोटी है बड़ी है। आप देखोगे जो सबसे बड़े बड़े साइज के थे वो आपके नेगेटिव के पास ही रह गए, वो ज्यादा मूव ही नहीं कर पाए क्योंकि काफी भारी थे, और वो अपने जहाँ पे उनको अटैच किया गया था, जहाँ पे उनको नेगेटिव पॉइंट पे लगाया गया था, वो वहीं पे बैठे हुए हैं। लेकिन स्मॉल वाले बहुत तेजी से रन करके आपके पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड के पास पहुंच गए हैं। तो ये होती है आपकी पूरे 8 स्टेप के अंदर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इसके अंदर बस तीन चीजें और रहती हैं, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है और एप्लीकेशन क्या है। एडवांटेज इसकी ये है कि इसके अंदर जो सेपरेशन होती है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट होती है, बहुत अच्छी होती है। और इसमें जो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, उसको इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कर रहे हो, पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे हो, जिससे उसका रेट ऑफ रनिंग होगा, जो मतलब जो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा या इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी होगी वो काफी अच्छी आएगी, और आपको जो उसका रिजोल्यूशन होता है, जो सेपरेशन है वो अच्छे से दिखेगी, मतलब आप सेपरेट आउट इजीली कर पाओगे भाई ये लार्जर साइज वाले हैं, स्मॉलर साइज वाले हैं। एक चीज ये हो गई। दूसरा, यहाँ पे जो आपको बैंड्स मिलते हैं, आप उनको रिकॉग्नाइज कर लेते हो किसकी हेल्प से, स्टेनिंग की हेल्प से, क्योंकि आपने उसके ऊपर उसको स्टेन किया हुआ इथिडियम ब्रोमाइड के साथ भी किया था आपने, और उसको आपने पहले ब्लू डाई के साथ भी किया था। तो आपको जो स्टेन्स मिल रहे हैं, जो आपको बैंड्स मिल रहे हैं, वो आपको बहुत हेल्प करते हैं अच्छे से किसी भी डीएनए सैंपल को देखने के लिए। और दूसरा ये है कि ये मेथड आपके, हम पढ़ेंगे जब पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो उसके कंपैरिजन में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को ज़्यादा यूज किया जाता है। आप आगे भी जब भी पढ़ोगे, जो क्या बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे, तो आपको दिखेगा कि जब भी आप सेपरेशन करने जा रहे हो तो हमेशा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज हो रहा है। ठीक है। और दूसरी चीज ये होती है कि इसके अंदर आपको डीएनए की जो कंसेंट्रेशन चाहिए, जो आपको सैंपल चाहिए वो ज्यादा नहीं चाहिए, वो थोड़ा सा सैंपल, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए सैंपल में भी आप अच्छे से सेपरेशन आउट कर सकते हो। तो ये इसके एडवांटेज है। अभी डिसएडवांटेज की बात करें तो काफी ज्यादा टाइम लगता है कि सेटअप लगाना है, फिर उसको तैयार करना है, उसकी कास्टिंग करनी है, तो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग वाला मेथड है। दूसरा, ये काफी कॉस्टली है क्योंकि इसके लिए जो जेल यूज होगा वो कॉस्टली होगा। आप पहली बात तो आपको डीएनए सैंपल कहाँ से मिलेगा, डीएनए सैंपल इतना ज्यादा महंगा होता है, इतना एक्सपेंसिव होगा, तो एक चीज हो जाती है। दूसरा, आपको यहाँ पे वोल्टेज की जरूरत पड़ती है जो कि आपके लिए डेंजरस हो सकता है, आपको भी करंट वगैरह लग सकता है। यहाँ पे आपने ज्यादा वोल्टेज अप्लाइड कर दी तो क्या पता है जिस चीज को आप सेपरेट आउट कर रहे हैं वो वहीं पे खराबी हो जाए। तो आपको यहाँ पे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं जब भी आप वोल्टेज के साथ काम कर रहे हो।
अब इसकी एप्लीकेशन देख लें तो एप्लीकेशन यही है कि हम यहाँ पे डीएनए की साइज को, डीएनए मॉलिक्यूल्स के चार्ज को एस्टिमेट कर सकते हैं। इसलिए इसका कहाँ पे यूज किया जाता है, जब हम डीएनए क्लोनिंग करते हैं। फिर डीएनए क्लोनिंग में हम क्या करते हैं, अलग अलग क्या बोलते हैं, स्पीशीज के डीएनए लाते हैं, उनको कट करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से, हमें पता है। और उसके बाद फिर उनको जोड़ना होता है डीएनए लाइगेज के साथ, और फिर उसका साइज देखना होता है। तो वहाँ पे भी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपका यूज किया था। तो सिंपल याद रखना है, इन द डीएनए क्लोनिंग प्रोसेस आपका जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो यूज किया जाता है। दूसरा मैंने पहले बताया था कि आपको पीसीआर टेक्निक में यूज किया जाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, आपके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इसका यूज किया जाता है। सर्दर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, इन सारी टेक्निक्स में भी इसका यूज किया जाता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसको फोरेंसिक्स, जो हमारे फोरेंसिक वो होता है, फील्ड होती है, वहाँ पे इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। जेनेटिक्स फील्ड के अंदर इसका यूज किया जाता है, बायोकेमिस्ट्री के अंदर इसका यूज किया जाता है, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर इसका यूज किया जाता है। तो इसके एप्लीकेशन आप मतलब लिमिटेड नहीं है, काफी ज्यादा वास्ट इसकी एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो जाता है खत्म। बस इतना ही है आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। थैंक यू, बहुत अच्छा पढ़ाया आपने। यहाँ पे एक कंसेप्ट आया था, यहाँ पे कैथोड एनोड वाला कंसेप्ट आया था। ठीक है, तो कैथोड एनोड वाले कंसेप्ट को अपन कैसे देखते हैं, यहाँ पे जो अपन रिएक्शन करा रहे हैं, तो दो तरीके से अपने पास रिएक्शन होती है केमिकल की। एक तो अपन बोल देते हैं, तो कैथोड अगर अपन बोल रहे हैं, तो कैथोड अपने पास क्या होगा, अगर अपन बैटरी से कनेक्ट किया है, तो बैटरी के जो अपने पास नेगेटिव वाला कंसेप्ट आ रहा है, जिसके ऊपर क्या होगा, अपने पास रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है उसको अपन बोल देते हैं कैथोड, और जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है जिस इलेक्ट्रोड पे, उसको अपन बोल देते हैं एनोड। तो ये बेसिक टर्म है। यहाँ पे कैथोड एनोड को पहचानने के लिए अपन रेडॉक्स के अकॉर्डिंग पहचान सकते हैं। जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है वो तो क्या हो गया अपने पास, कैथोड। तो अपन बैटरी से कनेक्ट किए तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जिस इलेक्ट्रोड के पास है उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो उसके पास जो अपने पास जो भी मॉलिक्यूल्स आएंगे वो अपने आप में कैटायनिक फेज वाले होंगे। और दूसरा जो टर्मिनल है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल वाला है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है तो उसके पास एनायन आएंगे। तो इस तरीके से अपन अलग अलग इलेक्ट्रोड के ऊपर भी यहाँ पे अलग अलग करके सैंपल को आइडेंटिफाई करके और उसको अलग अलग देख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, शिवानी ने बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।